Hello everyone, I am Ajit Mandal, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एस कॉलेज देवघर। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल्स फॉर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ क्या कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होने का जो फर्स्ट एसेंशियल थिंग है दैट इज सिंप्लिसिटी। इसका पहला फीचर क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी होना चाहिए। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग जानते हैं इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। तो ये सिंपल होना चाहिए, मतलब इसमें तरह तरह के बहुत सारे तरह के आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस इसमें ऐड नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, कुछ ही सोर्स होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होने के लिए दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जिसे हम ये रिजिड नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकें। क्या कर सकें? चेंज कर सकें। जैसे हमको नीड ऑफ द आवर में कुछ चीज़ों को चेंज करना है तो हम इजीली इसे चेंज कर सकें। थर्ड मैक्सिमम रिटर्न। जैसा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का भी जो एक फीचर होना चाहिए वो क्या? मैक्सिमम रिटर्न्स। यानी ये क्या करे? हमें मैक्सिमम रिटर्न दे विथ मिनिमम कॉस्ट। क्या होना चाहिए? मिनिमम कॉस्ट में जो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सके वैसा हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट के साथ साथ मिनिमम रिस्क भी होना चाहिए, जिसमें रिस्क ज़्यादा ना हो, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम कंट्रोल। अब मैक्सिमम कंट्रोल किनके हाथों में होता है? जनरली कंट्रोल जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथों में होता है। शेयर होल्डर में से कौन सा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो मैक्सिमम कंट्रोल कब होगा? जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो ज़्यादा नहीं होंगे और जो होंगे खासकर वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होंगे। लास्ट है इंसिडेंटल टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर का नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो फीचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। दैट इज सेबी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग सेबी का कुछ गाइडलाइंस भी है कंपनी के लिए, तो वो क्या करे? उसको फुलफिल करे। जो कंपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर बना रही है वो क्या करे? सेबी के गाइडलाइन को फुलफिल करे। ये भी इसका एक फीचर होना चाहिए या एसेंशियल थिंग होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कुछ थ्योरीज हैं कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को किस प्रकार रखना चाहिए, यानी हमें कितना पोर्शन शेयर से फंड को रेज करना चाहिए, कितना पोर्शन डेब्ट से फंड को रेज करना चाहिए, इसके बारे में कुछ थ्योरीज दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के जनरली दो तरह के थ्योरीज होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। पहला होता है रिलेवेंस थ्योरी, दूसरा होता है इररिलेवेंस थ्योरी। अब रिलेवेंस थ्योरी क्या है और इररिलेवेंस थ्योरी क्या है तो आपको बता दें। रिलेवेंस थ्योरी का मतलब होता है, रिलेवेंस का जनरल मीनिंग होता है जो रिलेट करता है, यानी रिलेवेंस थ्योरी क्या होगा? जो किसी चीज़ से रिलेट करे। तो यहाँ पे रिलेवेंस थ्योरी का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करेंगे उसकी वजह से हमारे फर्म का वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। रिलेवेंस यानी जो रिलेट करता है, अफेक्ट करता है। यानी रिलेवेंस थ्योरी क्या होगा? जो जिसमें क्या होगा कि हम कुछ भी अगर कुछ भी अगर चेंज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उससे क्या होगा? हमारे फर्म के वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। और इररिलेवेंस थ्योरी क्या बोलता है कि अगर फर्म जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हम किसी प्रकार का चेंज करते हैं तो उससे हमारे फर्म का वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको बोला गया इररिलेवेंस। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म का वैल्यू पे ये कोई रिलेट नहीं करता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब रिलेवेंस थ्योरी कितने हैं? तो रिलेवेंस थ्योरी दो दिए हैं। क्या क्या दो है? एक है एनआई अप्रोच। एनआई का फुल फॉर्म होता है नेट इनकम अप्रोच या नेट इनकम थ्योरी आप बोल सकते हैं। दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल थ्योरी।
थोड़ा आपको बता दें एनआई अप्रोच को किसने दिया था, तो एनआई अप्रोच को डेविड डुरांड ने दिया था। किसने दिया था? डेविड डुरांड ने दिया था। ठीक है। दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच को दिया था सोलेमन एजरा ने। किसने दिया था? सोलेमन एजरा। दूसरी तरफ इररिलेवेंस थ्योरी जो है, इसमें जो NOI है, NOI का पूरा नाम होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच या नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। इसको भी दिया था डेविड डुरांड ने। किसने दिया था? डेविड डुरांड ने। यानी डेविड डुरांड ने कितने थ्योरीज दिए थे? 2। रिलेवेंस में एक दिए थे NI अप्रोच, दूसरा दिए थे इररिलेवेंस में NOI अप्रोच। ट्रेडिशनल थ्योरी किसने दिया था? सोलेमन एजरा ने। और चौथा हमारा इररिलेवेंस का जो है वो है MM थ्योरी या MM अप्रोच, जिसको पूरा नाम होता है जिसका मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच या मिलर थ्योरी। तो हमने देखा कि रिलेवेंस थ्योरी में 2 है और इररिलेवेंस में 2 है। टोटल 4 थ्योरीज है और हम लोग एक एक करके चारों थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे आते हैं। अब देख लेते हैं अजम्पशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। एक एक कैपिटल स्ट्रक्चर जितने थ्योरीज हैं इसमें सबका एक कॉमन एजम्पशन है। उस एजम्पशन को हम लोग अभी देखेंगे, फिर बाद में हर एक थ्योरी का अपना अपना एजम्पशन है, उसको भी हम लोग जब उस थ्योरी को पढ़ेंगे तो उस टाइम उस चीज़ को भी पढ़ लेंगे। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का पहला जो एजम्पशन है, जो कि ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं एजम्पशन, ये सब के लिए सब थ्योरीज में लगभग कॉमन होते हैं। तो पहला क्या है कि द कंपनी यूजेस ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कंपनी है क्या करती है? सिर्फ 2 ही सोर्स जो फाइनेंस है वही यूज करती है। पहला डेब्ट, दूसरा इक्विटी। पहला क्या? डेब्ट और दूसरा इक्विटी। ये 2 ही तरह का फाइनेंस कंपनी यूज करती है। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। दूसरा चीज़ क्या बताएगा कि इसमें किसी प्रकार का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ एजम्पशन माना गया कि इसमें किसी प्रकार का कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे आते हैं। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन एंड दे डू नॉट चेंज। तीसरा एजम्पशन ये है कि फर्म का जो टोटल एसेट है वो दिया हुआ है और उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी इसमें किसी प्रकार का रिटेन अर्निंग नहीं होगा। रिटेन अर्निंग क्या होता है आप लोग जानते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए रिटेन अर्निंग क्या है। दूसरी तरफ बताइए कि रिटेन अर्निंग नहीं होगा, इसका मतलब क्या करेंगे हम, टोटल जो डिविडेंड है वो पे आउट कर देंगे, यानी 100% हमारा पे आउट रेशियो होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा, यानी टोटल हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम। आगे लिखा है द EBIT या EBIT का दूसरा नाम हमने बताया था आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर गिवन एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। यानी EBIT हमारा दिया हुआ है और यहाँ पे ये इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ये बढ़ने या घटने वाला नहीं है। ये भी एक एजम्पशन है। आपको यहाँ पे बता दें EBIT हमने लिखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट यहाँ पे टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता जैसा कि यहाँ पे एजम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट। बिजनेस का जो रिस्क है वो कांस्टेंट है, उसमें भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है द फर्म हैज़ ए परपेचुअल लाइफ, यानी बिजनेस का जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, एंड लास्ट है द टोटल कैपिटलाइजेशन रिमेन कांस्टेंट। टोटल कैपिटलाइजेशन वो भी क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। तो टोटल ये 8 एजम्पशंस हैं जिसके बेस पे कैपिटल स्ट्रक्चर जितने थ्योरीज है सब ऑपरेट होते हैं, बट हर एक का थोड़ा बहुत चेंजेस है किसी किसी में, वो बाद में हम लोग देखेंगे। आगे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग को जानना होगा, क्योंकि जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो जब थ्योरीज को प्रूव करने जाएंगे तो कुछ चीज़ों को हमको उससे पहले जान के रखना होगा। उसमें से पहला हमारा क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अच्छा, आप लोग को बता दें यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बॉल्स या जो वर्ड लेटर्स है उसका यूज़ किया, जैसे इक्विटी शेयर वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एस का यूज़ किया है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट को निकालने के लिए हमने बी का यूज़ किया, और वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए भी का यूज़ किया।
तो बताया जा रहा है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो NI डिवाइड बाई KE होगा। क्या होगा? यानी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज एस निकालना है तो हम NI नेट इनकम को डिवाइड कर देंगे किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे। अब NI क्या है? तो NI यानी नेट इनकम। नेट इनकम क्या होगा? तो ये भी हमने यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे नेट इनकम इक्वल टू EBIT माइनस आई यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का बात हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा, यानी NI इक्वल टू EBIT माइनस आई। लेकिन यहाँ पे T यानी टैक्स क्या है? ये है ही नहीं। पहले बताया दिया आप लोग को कि नेट इनकम इक्वल टू EBIT माइनस आई होगा, लेकिन यहाँ पे टैक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए इसको देखना नहीं है। आगे KE का मतलब तो हम लोग पहले से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। अभी आप लोग को बताया कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट अगर निकालना तो उसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज़ करेंगे? B का। कुछ ऑथर्स D यूज़ करते हैं, कुछ T यूज़ करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे B का मतलब बॉन्ड हो जाता है, D का मतलब डेप्ट हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे B का यूज़ कर रहे हैं, B सिंबल का, B लेटर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ द फर्म को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगा। ठीक है। आगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप लोग को एक चीज़ और बता दें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं, या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बोलते हैं, उसको हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ लोग K0 बोलिए चाहे KO बोलिए, KO अच्छा रहेगा क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम KW का यूज़ कर सकते हैं, KO का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे KO का यूज़ किया, कहीं कहीं KW भी हमने लिखा है। आगे देखिए, अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का यहाँ पे दो फार्मूला यूज़ किया गया। पहला EBIT डिवाइड बाई V। EBIT को हम क्या करेंगे? V दैट इज वैल्यू ऑफ द फर्म से डिवाइड कर देंगे, और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? तो V इक्वल टू S प्लस B होता है। ठीक है। यानी अगर हम कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालेंगे या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं EBIT को V से डिवाइड करेंगे, या फिर V मतलब क्या होता है? S प्लस B। S मतलब क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। या फिर हम दूसरे तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे तरह से क्या कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ जैसे डेप्ट इंटू करेंगे तो डेप्ट का वेट निकालते हैं, जैसे हम लोग जो एक टेबल से सीखे थे उसी तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से डेप्ट का वेट हो जाएगा डिवाइड बाई टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगा प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यहाँ हो जाएगा वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ द फर्म। इससे भी हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, वो चीज़ जो आपको भी बताया। ठीक है। और वेट कैसे निकलेगा? तो वेट के लिए वही, जैसे अगर डेप्ट का वेट निकला तो डेप्ट को हमने B से रिप्रेजेंट किया, और टोटल वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को V से, तो B बाई V हो गया। इसी तरह अगर शेयर्स का वेट निकालना तो S बाई V हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स थे जिसका यूज़ हम लोग जब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को पढ़ेंगे आगे, एक एक थ्योरी को, और जब उसको प्रूव करने जाएंगे तो ये सारे टर्म्स का यूज होगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।